Assalamu alaikum. We are discussing Catch 22 by Joseph Heller. Joseph Heller, American writer हैं, novelist, short story writer, screenplay writer, and मशहूर हैं वो अपने इस 1961 के वर्क Catch 22 की वजह से. Catch 22 बेसिकली एक डायलेमा या एक डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस को कहते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ से escape मुमकिन नहीं है, जहाँ से escape मिलता नहीं. और इसमें एक तरह से एक म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग और डिपेंडेंट कंडीशंस होती हैं जो कि कैच 22 सिचुएशंस कहलाती हैं. यानी ऐसी सिचुएशन को हम कैच 22 कह सकते हैं जिससे आपका एस्केप मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी एक तरह से एस्केप की है. एक पायलट है जो कि एक वॉर को और उसके अंदर जो सीरीज चल रही हैं अटैक्स की, उनको मजमूई तौर पे ये और कुछ इसके दोस्त मीनिंगलेस समझते हैं कि हम इनकॉन्सिक्वेंशियल किस्म के अटैक्स कर रहे हैं, उसका फायदा भी नहीं हो रहा, लेकिन हम अपनी जान को भी मुसीबत में डाल रहे हैं. अफसर सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए अपनी प्रमोशंस चाह रहे हैं, जिसका नुकसान पायलट्स को उठाना पड़ रहा है. तो पायलट्स इस वजह से उस जंग से निकलना चाहते हैं. तो यहाँ पे एक तरह से एक कन्वेंशनल नोशंस नजर आते हैं हीरोइज्म के. एक ब्रॉडर साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि किस तरह ये लोगों की लाइफ्स के अंदर चेंज आ रहा है. और इसमें जो इनसाइट्स है नॉवल की, उसके अंदर हमें फन भी नजर आता है, लेकिन उसके साथ एक डेडली सीरियस वर्जन भी नजर आता है वॉर का. सो ये एक सेट्रिकल नॉवल है और इसमें यूएस एयर फोर्स की एक तरह से सेटिंग दिखाई हुई है जिसमें वर्ल्ड वॉर टू है. इवेंट्स उससे इंस्पायर्ड हैं. जोसेफ हेलर ने खुद एक्सपीरियंस किया यूएस एयर फोर्स को वर्ल्ड वॉर टू में, जो कि इसके इस नैरेटिव का हिस्सा बना. सो वर्ल्ड वॉर टू में ये नॉवल सेट हुआ और एक एब्सर्ड एक्सपीरियंस दिखा रहा है आर्मी पायलट्स का जो कि इटली में स्टेशनड है. और इसमें एक इस तरह का एस्पेक्ट दिखा है कि पैराडॉक्सिकल एक डायलेमा है, इसका कोई सलूशन नहीं है, कोई एस्केप नहीं है. क्योंकि एक जो प्रोटैगनिस्ट है B-25 बम्बार्डियर, सो वो जानबूझ के एक अपने आप को पागल जाहिर करवाना चाहता है कि उसके जो ऑफिसर्स हैं वो उसे ग्राउंड कर दें और उसे मजीद इन खतरनाक फ्लाइंग असाइनमेंट्स पे मत भेजें. लेकिन इसकी जो ये डिजायर है कि ये वॉर को अवॉइड करना चाह रहा है, उल्टा इसको रैशनल प्रूव कर दिया जाता है. तो इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह इसे प्रूव किया जाता है. बेसिकली एक पैराडॉक्स बनता है उसकी सिचुएशन का. सो ये नॉवल जो है इसे फिल्म के लिए भी अडॉप्ट किया गया, टेलीविजन के लिए भी, थिएटर के लिए भी. और इसका एक 1994 में हेलर ने सीक्वल भी जारी किया क्लोजिंग टाइम के नाम से. इसकी जो थीम्स हैं, एब्सोल्यूट पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी जो वो अपने आप को खुश करने में लगी हुई है, अपनी प्रमोशन चाहती है. वो उनको जंग से एज सच कोई जीत हार से लेना देना नहीं है, उनको वॉर के अंदर अपनी पर्सनल विक्ट्रीज चाहिए. उन्हें मजमूई तौर पे पायलट्स की सेफ्टी, अपने मुल्क के हवाले से तैयारों की सेफ्टी, इसकी कोई परवाह नहीं है. वो सिर्फ अपनी एक ज़ात को ऊंचा करने में लगे हुए हैं. रिलीजियस फेथ का लॉस है इसके अंदर, क्योंकि आप हर वक्त अपने आसपास जंग देख रहे हो, बर्बरियत देख रहे हो, किलिंग देख रहे हो, रेप्स देख रहे हो, मर्डर्स देख रहे हो, मैसेकर्स, बम्बार्डमेंट देख रहे हो. तो इस हालत में इंसान ये सोचने पे ये लोग मजबूर हो गए थे, ये जो वर्ल्ड वॉर के अंदर थे जिसमें हेमिंगवे के भी हीरोज काम पड़ते हैं, कि क्या खुदा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं. सो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इसमें दिखाई है कि लैंग्वेज जो किस हद तक इम्पोर्टेंट है, किस हद तक जो वर्ड्स हैं फ्रेजाइल हैं, किस हद तक वो अपना इफेक्ट लूज कर देते हैं, किस हद तक उनका इंप्रेशन खत्म हो जाता है, किस हद तक जो लॉजिक्स हैं फेल हो जाते हैं. और डेथ की इनएविटेबिलिटी, कि डेथ इज ऑल ओवर. डेथ हमेशा हर जगह पे आपके सर पे मंडला रही है, क्योंकि वॉर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक पपेट नजर आ रहा है जिसने पायलट की एक कैप पहनी है. सो दिस शोज के वो जो पायलट्स हैं वो एक तरह से पपेट्स हैं ब्यूरोक्रेसी के हाथों में, और वो करने पे मजबूर हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है. इसमें हमारे पास जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज यूजेरियन, जो कि एक बम्बार्डियर है. ये इसके पास एक प्लेन है और इसका मकसद है बमबारी करना. इसके कुछ दोस्त हैं, कुछ इसके
इसमें सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। पर इसमें जो शैपलन है, जो एक स्क्वाड्रन है, एक तरह से स्क्वाड शैपलन, जो कि एक तरह से ओहदा है। टैपमैन वो इसका फ्रेंड है। फिर इसमें डॉक डेनिका, इसकी भी दोस्ती हो जाती है यूजेरियन से, ये मेडिकल ऑफिसर है। फिर मिलो, ये मैथ्स ऑफिसर है, जो कि यहाँ पे इसको मिलता है जहाँ पे ये स्टेशनड है। गनर, जो कि गन फायर करता है, वो क्रू मेंबर है इसका यूजेरियन का। लुसियाना इसका लव इंटरेस्ट है। और नैटले, ये एक यंग एयरमैन है, जो कि इसका दोस्त है यूजेरियन का। और इसका बड़ा कंसिडरेबल रोल है, क्योंकि इसकी बिलीवर जो है वो बड़ा रोल प्ले करेगी आगे जाके। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि आर यू कंसर्न्ड फॉर योर ओन सेफ्टी इन फ्लाइंग दीज मिशंस। सो अगर तो वो कहता है यस, तो उसका जवाब वो देते हैं कि दिस इज रैशनल, सो यू कैन नॉट बी एग्जाम्प्टेड ऑन ग्राउंड्स फॉर इंसेनिटी। कि हर बंदा जो है वो जब फ्लाई कर रहा है तो वो कंसर्न्ड ही है। सिर्फ वो हम क्रेजी उसको कहेंगे जो विलिंगली जाके बम्बार्डमेंट करेगा या जहाज को उड़ाएगा इस डेंजरस सिचुएशन में। तो अगर इसका आंसर है नो, कि तुम परेशान नहीं हो, तो फिर ठीक है, कंटिन्यू फ्लाइंग मिशंस, जारी रखो अपने फ्लाइंग मिशंस को। तो इसके जो एक ख्वाहिश होती है कि क्रेजी डिक्लेयर कर दिया जाए, इस तरह के फजूल आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे इसको क्रेजी डिक्लेयर नहीं किया जाता। खैर, स्टोरी देखते हैं। यूजेरियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स जो है उसका कैप्टन है। ये पियानोजा में स्टेशन है, ये इटालियन कोस्ट के पास एक आइलैंड है, और वर्ल्ड वॉर टू का सिनेरियो है। यूजेरियन का गोल ये है कि वो कम से कम मिशंस पे जाए, फ्लाइंग मिशंस पे। और ये है कि जो इसकी लाइफ है, उसके साथ साथ जो दूसरे लोग उनकी जो लाइफ है, उन्हें जो ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटीज हैं वो कंट्रोल किए हुए हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ब्यूरोक्रेटिव रूल्स हैं वो इनको इनके ऊपर रूल करते हैं। और इस हवाले से इनकी लाइफ्स को थ्रेट है, क्योंकि वो इनको भेजते हैं मुख्तलिफ मिशंस के ऊपर। जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो इनको ऐसे मिशंस पे भेजते हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, लेकिन वो अपरेंटली इनकॉन्सिक्वेंशियल, क्योंकि उनका कोई हमें यानी जहाँ पे ये बम्बार्डमेंट कर रहे हैं वहां पे कोई किसी भी सेन इंसान को रीजन समझ नहीं आती कि यहाँ पे गोला बरसाने का फायदा क्या है। क्योंकि उसके प्रैक्टिकली कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रीजन नजर नहीं आ रही। तो वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कि हम जंग में हिस्सा ले रहे हैं, हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। जो पायलट्स हैं वो इस चीज से बड़े नाखुश हैं। और पायलट्स के लिए कोटा मुकर्रर किया गया कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ जो कॉम्बैट फ्लाइट्स हैं वो करेंगे हवा में, उसके बाद आपको आपके मुल्क में छुट्टी पे भेजा जाएगा। तो यूजेरियन जो है वो हर फ्लाइट को बड़ा केयरफुली काउंट करता है कि वो उस नंबर को पूरा करे। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो जब देखते हैं कि किसी एक पायलट का वो कोटा जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो वो उसका जो कोटा है उसे रेज कर देते हैं कि अब इतनी मजीद फ्लाइट्स करोगे तब तुम्हें हम छुट्टी पे भेजेंगे। सो इस तरह कोई भी इनमें से अभी तक छुट्टी पे जाने के काबिल नहीं हो रहा। यूजेरियन जो है, he finds himself caught in the chaos and violence. So उसका गोल ये है कि सरवाइव करे, क्योंकि और कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। So only thing that he needs is that he wishes is सर्वाइवल, ताकि वो कभी अपने घर को जा सके। अब ये नैरेटिव जो है वो नॉन लीनियर है, कभी ये टाइम में प्रेजेंट में आ जाता है, कभी ये पास्ट में चला जाता है। और ये जो टेम्पोरल शिफ्ट्स हैं ये बड़ी एक टैक्टिक से यूज की गई, क्योंकि रीडर जो है वो खुद पीस टुगेदर करता है इस क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को। अब जो पायलट है बेसिकली इसका ये इवेंट्स जो हैं ये 1942 से 44 वर्ल्ड वॉर टू जो है उस हवाले से दिखाए गए। नॉवल जो है ये 1944 में ओपन हुआ, चूंकि इससे पहले के भी इवेंट्स दिखाए गए जो कि इनकी यादाश्त के जरिए इसमें हमें दिखाए जाते हैं। यूजेरियन जो है वो हॉस्पिटल में है 1944 में। उसने अपने लिवर का एक प्रॉब्लम इन्वेंट किया है, वो एक्चुअली उससे सफर नहीं कर रहा, लेकिन उसने इन्वेंट किया ताकि वो जो उसका मिशंस हैं वो अपने उनको अवॉइड कर सके, जितना कोई वो
सुकून ले सकता है ग्राउंड पे या हॉस्पिटल में, उतना उसकी जान को कम खतरा है। क्योंकि उसे ये नहीं कि वो बुज़दिल है, उसे पता है कि ये जो मिशंस हम कर रहे हैं वो बेकार हैं, उसमें सिर्फ जान का खतरा है और उसमें कोई फायदा नहीं है मुल्क के लिए। खैर, टैपमैन जो कि आर्मी चैपलिन है, वो विजिट करता है यूज़ेरियन को हॉस्पिटल में, और बाकी लोगों के मुकाबले में ये एक ऑफिसर है जिसकी यूज़ेरियन इज्जत करता है। बाकी जो कैरेक्टर्स है नॉवल में, उसमें और है जो कि यूज़ेरियन के साथ टेंट शेयर करता है, सेम टेंट में रहते हैं ये। और उसके बारे में एक बात मशहूर है कि उसने एयर अपने एयरक्राफ्ट को क्रैश लैंड किया और डैमेज कर दिया। सो मैकवॉट एक टैलेंटेड पायलट है, और इसने एक मर्तबा जहाज को बहुत ही नीचे करके उड़ाया, कैंप के बहुत ही करीब। नेटली एक यंग ऑफिसर है जो कि वेल्दी बैकग्राउंड से है, और उसे वहां पे एक इटालियन सेक्स वर्कर से वन साइडेड लव हो जाता है। और क्लेवेंजर एक हाईली एजुकेटेड पायलट है जो कि बाद में गायब हो जाता है। ना सिर्फ वो गायब हो जाता है बल्कि उसका प्लेन भी गायब हो जाता है। अब यूजेरियन जो है वो वहां पे मेडिक से बात कर रहे हैं, यानी कैंप के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, कि वो एक इसको लगता है कि वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहा है, क्योंकि ही इज नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ फिट टू फ्लाई। और इसको लगता है कि इसे ग्राउंड पे रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रेजी हो चुका है, इसे जहाज को हवा में ले जाना, वो सारा कुछ वो इसके लिए डेंजरस हो सकता है, इसके अपने मुल्क के लिए डेंजरस हो सकता है। ये खुद चाहता है कि इसे क्रेजी डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि ये सेफली बेस पे स्टे करे। सो डॉक डैनिका जो है, जो बाद में इसकी फ्रेंड बन जाती है, वो एक्सप्लेन करती है कि जो मिलिट्री की इनहेरेंट पैराडॉक्सिकल स्टिपुलेशंस हैं, उनके हवाले से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी रैशनल बंदा जो है वो फ्लाई मिशंस की तरफ दिल से या वॉलंटियर नहीं करेगा जाने के लिए। सो जो भी इसको इवेट करना चाह रहा है वो टेक्निकली क्रेजी नहीं है। हाँ, इनके मुताबिक वो क्रेजी हैं जो विलिंगली ऐसे मिशंस पे जाते हैं। सो डेनिका इस पैराडॉक्स को कैच 22 कहती है, यानी ये जो जिस सिचुएशन से escape मुमकिन नहीं है, इसको वो कैच 22 सिचुएशन कहती है। अब यूसेरियन कंप्लेन करता है कि जो बार बार ये उस राइज कर देते हैं मिशन के कोटा को, जिसके बाद ये लोग घर जा सकें। लेकिन उसके जो सुपीरियर कर्नल कैथकार्ट, उससे इस चीज की परवाह नहीं है। और भी लोग इस चीज की कंप्लेन करते हैं लेकिन कैथकार्ट नहीं सुनता। और साथ साथ उसका जो इंटेलिजेंट असिस्टेंट है कॉन, ये दोनों का यही है कि उन्हें मेडल्स मिले, प्रमोशंस मिले, वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते। और जो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, मोटिवेशंस हैं, क्योंकि वो ये टाइट बॉम्बिंग पैटर्न्स को पसंद करते हैं। दे वांट कि आर्बिट्रेरी ये बॉम्बिंग्स जो हैं ये होती रहें, ताकि एक तरह से दूसरे मुल्क पे हमारा एक नाम, एक धाक बैठती रहे। अब नैरेटिव जाता है लाइक बैक इन टाइम, 2 मंथ्स, जब यूसेरियन और बाकी पायलट्स को एक मिशन दिया गया कि वो ब्लंगा में जाएंगे, नॉर्थ ऑफ द बेस नियर रोम। सो यूजेरियन वहां पे मरते मरते बचा, क्योंकि उसके प्लेन को एनिमी के फायर ने हिट किया। और जब बेस पे वापस आया तो वो चुपके से रोम चला गया। वहां उसकी मुलाकात लुसियाना से हुई। ये एक इटालियन कैपिटल था जहाँ पे इसने उसके साथ रात गुजारी। जब वो बेस पे वापस आया तो उसे पता लगा कि मिशन जो कोटा है उसे दोबारा बढ़ा दिया गया, और वो फिर दोबारा से हॉस्पिटल में चला गया अपने फैब्रिकेटेड लिवर प्रॉब्लम को लेके। अब नैरेटिव दोबारा से वापस आता है जहां से नॉवल स्टार्ट होता है। अब इस पॉइंट से जो नैरेटिव है इट जंप्स लाइक, लेकिन इन एन एरेटिक मैनर, लेकिन दोबारा से यूजेरियन ही सीज वी सी हिम विजिटिंग हॉस्पिटल। और जो लाइफ है बेस पे ये ज्यादा से ज्यादा घिनौनी होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। डेथ ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं। कुछ पायलट्स जो हैं वो सिंपली गायब हो जाते हैं, वो कभी भी नहीं आते। दैट मीन्स कि या तो भाग गए हैं या तो मर गए हैं। यूजेरियन जो वो एक बंदे को जानता है, डम्बर नामी, जिसको अमेरिकन जर्नल्स टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लेन करता है उस मिशंस की डेंजर्स के हवाले से, और इन डेंजर्स के अंदर इजाफे के हवाले से, और जो मिशन के पर्पसलेस होने के हवाले से। तो ये उसे ढूंढ के उसे खामोश कराना चाहते हैं। सो डम्बर इसीलिए जानबूझ के गायब हो गया एक मिशन में,
और उसके बाद वो वापस कभी नहीं आया, ना उसे मेंशन किया गया। तो इस तरह बहुत सारे पायलट्स थे जो जंगों से निकल जाते थे अपने प्लेन के साथ या प्लेन को डिजर्ट करके, क्योंकि उन्हें आइडिया हो जाता था कि वॉर जो है ये मीनिंगलेस है। बाकी जो पायलट्स हैं वो भी इस तरह के इश्यूज जो हैं वो एनकाउंटर कर रहे हैं। अब यूजेरियन का जो टेंट मेटाओर उस वो एक और डैमेज प्लेन को क्रैश लैंड करता है, और वो उसके बाद एक सेफ्टी राफ्ट पे बैठ के वहां से डिसअपेयर हो जाता है, यानी वहां से जंग को छोड़ के निकल जाता है। और एक और मिस्टीवियस पायलट मैकवॉट, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो बड़ा लो फ्लाई करता है, तो अपने एक और इस तरह की लो फ्लाइट में एक्सीडेंटली एक और बंदा केड सैमसन उसको मार देता है। और उस गिल्ट होने की वजह से मैकवॉट अपने आप को भी मार देता है, और वो इस तरह मारता है कि वो अपने जहाज को जानबूझ के एक माउंटेन में क्रैश कर देता है। जो वेल्दी यंग ऑफिसर है नैटले, उसको फाइनली अपने उस इटालियन सेक्स वर्कर की मोहब्बत मिल जाती है जिसके पीछे वो पागल होता है। लेकिन उसका नुकसान या फायदा कुछ भी नहीं होता उसे इस मोहब्बत का, क्योंकि अगले ही मिशन में उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है अपने फ्लाइंग मिशन में। अब उसकी सेक्स वर्कर वो ब्लेम करती है यूजेरियन को, क्योंकि वो जब वो उसे बताता है उसकी डेथ के बारे में, तो वो उसे लगता है कि ये इसकी वजह से है, इसकी कंपनी में है, इसका उससे लेना देना है, शायद ये उसके पीछे इसने अपना मिशन उसको दे दिया। तो वो उसको स्टैप करने की कोशिश करती है, और जब भी वो इसे देखती है वो इसे कत्ल करना चाहती है, क्योंकि उसके नजदीक यूजेरियन कातिल है नेटले का। खैर हकीकत तो ऐसी नहीं है, लेकिन यूजेरियन जो है वो अपने आप को बचाता है हमेशा उससे। तो मिलो जो है, मिलो मिडाबेंडर, सो ही इज अ स्मॉल मैसोल ऑफिसर जो कि एक सीक्रेट ब्लैक मार्केट ऑपरेशन चला रहा है बेस पे। तो वो he claims to share his illicit profits, and people praise him for delivering food to needy victims of the war. तो वो इससे अपना ग्रेट पर्सनल प्रॉफिट बना रहा है, और वो लाइक उसकी कभी भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो जो इसके एलेबरेटेड ऑपरेशंस हैं इनकी प्रोसीडिंग्स को शेयर करे, अपने इन हकीकी जो इलिसिट प्रॉफिट्स हैं उन्हें लोगों के सामने लेके आए। तो ये भी दिखाया गया कि लोग, हर बंदा जंग से अपने जाती फवायद निकाल रहा है। अपरेंटली वो एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, अपरेंटली एक पेट्रियोटिक जंग चल रही है, लेकिन उसके अंदर हर बंदे का अपना पर्सनल गेन है कि वो अपना पर्सनल पेट भर रहा है, अपनी तरक्की चाह रहा है, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। अब चैपलिन टैपमैन जो है वो यूजेरियन की कैंपेन को बिल्ड करता है, ताकि पायलट्स जो है इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स वापस भेजा जाए, कि वो अपने जब वो एक रिक्विजिट नंबर को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसके एफर्ट्स को कर्नल कैथकार्ट जो है और बाकी लोग जो इंचार्ज है मिलिट्री में वो इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो शैपलन है यानी टैपमैन, वो एक फोकस बन जाता है, लाइक एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का। कुछ फोर्ज लेटर्स के हवाले से, जो फोर्ज लेटर्स हैं वो वॉशिंगटन इरविंग के नाम से भेजे गए। किसी को नहीं पता ये कौन। हालांकि ये एक इन्वेंशन है यूजेरियन की, जिसने ये इन्वेलप्स को फोर्ज किया जब वो एक मरतबा बोर हो रहा था और वो मेल्स को, खतूत को सॉर्ट कर रहा था। लेकिन इस वजह से जो टैपमैन है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कस्टडी में। वो जो है उसके फेथ के हवाले से क्राइसिस होते हैं, कि वो फेथ को इग्नोर करना शुरू कर देता है टैपमैन, लेकिन जल्दी वो का फेथ इनेक्ट होता है, रिन्यू होता है। और खैर जब वो दोबारा रिलीज होता है तो वो दोबारा से यूजेरियन की इस कैंपेन का हिस्सा बनता है कि लोगों को वापस भेजा जाए। नैटले की डेथ के बाद यूजेरियन को अब यकीन होना शुरू हो गया, उसके सुपीरियर ऑफिसर्स जो हैं वो सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक जो है अब्सर्डिटी दिखा रहे हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। खैर इसको ये यकीन हो जाता है कि मिलिट्री जो है इमोरल है, और यहाँ पे रहने का फायदा नहीं। अब वॉर तकरीबन ओवर हो चुकी है, 1945 में वॉर ने खत्म हो जाना था। अब उसे ये यकीन नहीं है कि जो लोग हैं इन्हें बेजा खतरों में डालना चाहिए, जबकि उन्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए, क्योंकि वॉर सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड पे है। सो वो रिफ्यूज कर देता है फ्लाइंग मिशंस को, कि मैं मजीद नहीं करूंगा। खैर उसके फ्लैशबैक्स होते हैं जिसमें वो देखते हैं पुराने टाइम में कुछ लोग, उनकी मौत खास तौर पे स्नोडेन जो कि उसके अपने हाथों में मरा, ये भी वॉर की क्रुएलिटीज दिखाई जाती हैं। खैर वो
विजिट करता है डेवास्टेटेड रोम, जहाँ पे अटैक्स की वजह से चीजें बड़ी तबाह हो चुकी हैं। ये देखता है कि सिटी बड़ा रूइंड है। वहाँ पे वो देखता है कि वायलेंस हो रहा है। एक माइखला नामी खातून, उसका रेप कर दिया गया, फिर उससे मर्डर कर दिया गया। करने वाले भी ये आर्मी वाले हैं। सो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये पेपर वर्क के बगैर सिटी में घूम रहा है, और उसे वापस बेस पे लाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि वो अब उनकी मजीद असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। खैर, कर्नल कैथकार्ट और कौन उसे बताते हैं कि या तो इसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा या इसे घर भेज दिया जाएगा। खैर, लेकिन घर इसे तभी भेजा जाएगा जब ये फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा अपने कमांडिंग ऑफिसर से, ताकि कोई रिवॉल्टिंग एटीट्यूड बाकी लोगों में डेवलप ना हो। यूजेरियन चैपलिन से बात करता है और वो उसे ये कहता है कि इस डील को तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम मोरली करेक्ट नहीं रहोगे, क्योंकि ये डील जो है ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि और भी लोगों की है जिन्हें फोर्स किया जाता है ताकि वो फ्लाई करें। खैर, यूसेरियन जो है वो एक डिफरेंट रास्ता ढूंढना चाहता है इस खतरे से निकलने का। सो वो चाहता है कि वो आर्मी को डिसर्ट कर दे और न्यूट्रल स्वीडन चला जाए, जैसा और गया, क्योंकि और के बारे में भी रूमर है कि वो वहां पे चला गया कश्ती के जरिए। अब ये कि इसका फ्रेंड भाग चुका है, इस पे यकीन करते हुए यूजेरियन अब और को ज्वाइन करना चाहता है। सो स्वीडन में यूजेरियन जो है वो वेट कर सकता है जंग के खत्म होने का, और उसके बाद वापस आ सकता है यूएस। सो स्टोरी जो है उसका एंड होता है जब यूजेरियन जो है वहां से भागता है, और वो अपने उस प्लान को एक्शन में ला रहा है। लेकिन वो सेक्स वर्कर उस पर दोबारा से हमला करती है, नेटले का बदला लेने के लिए। उसको अवॉइड करके ये निकल आता है। खैर, और यहाँ पे नॉवल को सीमिंगली एंड कर दिया गया। लेकिन जो कुछ एंडिंग लाइंस हमें बताई गई और जो सीक्वल के जरिए भी हमें पता चलता है, वो ये है कि जब यूजेरियन वापस लौटा तो ही वॉज अ मेजर। सो दैट शोज के उसने कंसिडरेबल टाइम वहां पे गुजारा। यानी वो उस वक्त फौरन नहीं आया, उसे वहां पे रुकना पड़ा। मे बी उसने अपने ऑफिसर्स की बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और मजबूरी में वो वहां पे फ्लाइट्स करता रहा, यहाँ तक कि ये इसकी उम्र काफी हो गई, और जब तक वापस आया ये प्रमोट भी हो चुका था। तो ये बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द हॉरर्स ऑफ वॉर, कि वॉर के कितने हॉरर्स हैं, कितने नुकसान हैं। इंसान वॉर के अंदर क्या कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन उसे मिलता क्या है रिजल्ट में। तो जो मिलता है वो खराबी है, उसको प्रेशराइज किया जाता है। अगर तो उसमें मुल्क का फायदा हो तो लड़ना फिर अच्छा भी लगता है, लेकिन इस केस में और जो मॉडर्न वॉर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन्स हैं। लोग अपने फायदे के लिए जंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल फायदे के लिए, और ऐसी जगहों पे अटैक्स हो रहे हैं, ऐसी जगहों के मिशंस दिए जा रहे हैं जिसका वॉर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नंबर बनाने के लिए एक नंबर गेम है जिसको अचीव करना चाह रहे हैं लोग। और उसमें आम बंदा, एक पायलट जो है, उसकी उसको एक पपेट बनाया गया, उसे नचाया गया अपनी उंगलियों के ऊपर, और उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल नॉवल दैट रिफ्लेक्टेड द लाइव्स ऑफ ongoing war like the World War II, और उसके हॉरर्स दिखाए गए इसके अंदर। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।